भी 2 आ रहा है, तो 2 ना 4 6 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो आपको y इक्वल टू इतना आ जाएगा। पहले तो ये सोल्यूशन आप पहले तो आप इक्वेशन में ये देख लो कि ये सोल्यूशन क्या कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट, उसके बाद इसको ग्राफ ड्रॉ कर लो। 2/4 इज इक्वल्स टू 1 अप, ये कितना आ जाएगा 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू -1/, इसलिए ये सोल्यूशन क्या है मेरा a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये कॉन्सिस्टेंस सेटिस्फाई कर रहा है a1/a2 को b1/b2 को, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए सोल्यूशन की मेरा क्या होगा, ये कॉन्सिस्टेंस होगा। क्या होगा बच्चों, कॉन्सिस्टेंस, यानी जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो। तो इसलिए हम ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मेरे पास क्या है 4y इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 4x होगा नॉट y, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो x इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 4। अगर x की वैल्यू हमने 2 रख दिया, सपोज x इक्वल टू आपने 2 पुट किया करो, तो 4 प्लस 2 इंटू 2 बाई 4, तो 4 प्लस 4 बाई 4 यानी 8/4 यानी 2 हो गया, यानी x की वैल्यू 2 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो यानी इसका जो ग्राफ टेबल बनेगा x, y, x की वैल्यू आपने 2 पुट किया, तो y की वैल्यू मेरा कितना आ गया 8, एक मिनट, सॉरी, x की वैल्यू 2 पुट किया तो आपकी वैल्यू, y की वैल्यू 2 पुट किया तो x की वैल्यू मेरा कितना आ गया 2। अगर हमने x की जगह पर 1 पुट कर दें, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, ये 0/2y। अगर आपने x की जगह पर आपने 4 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया x की जगह पर, तो y की वैल्यू मेरा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब आइए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। हो गया, मेरा टेबल बन गया। अब टेबल बन गया तो आइए ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर दिखाते हैं। ये 4 5 6, देखिए अब इसको हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला मेरा पॉइंट है 3,0, x एक्सिस इज 3, y एक्सिस इज 0। दूसरा पॉइंट है 2,2, x एक्सिस इज 2, और इसको ले चलेंगे ऊपर, टू कोमा 2,2। ये मेरा दूसरा मेरा 2,2 पहला पॉइंट। देखो x एक्सिस इज 1, y एक्सिस इज 0। पॉइंट 1,
ग्राफ परफेक्ट नहीं आया क्योंकि स्केल ही नहीं। ये जो मेरा इक्वेशन जो होगा ये क्या चीज़ का होगा, 4x - 2y - 4 = 0। इसका जो ये होगा पहला जो होगा 2x + y - x = 0। अब देखो दोनों एक दूसरे पे कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। अब जहाँ पे मेरा हम बताए थे क्या सोल्यूशन, हम बताए थे मैं आपको कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, हम आपको बताया था कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हम उससे बोलते हैं जहाँ एक्स एक्सिस किस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। सपोज ये स्ट्रेट लाइन, आप देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है ना, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। सपोज ये हमारे इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे कट किया, तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस जो वो 2 है और वाई एक्सिस जो है मेरा 2 है। क्या ये 2 2 ही होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 2 × 2 + 2 4 + 2 6, यानी बिल्कुल ये सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज एक स्ट्रेट लाइन ये है 2x + y - 6 = 0। दूसरा स्ट्रेट लाइन मेरा है 4x - 2y - 4 = 0। दो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करता है उसी को तो हम सोल्यूशन बोलते हैं ना। हमारा देखो जो सोल्यूशन जो आया ना वो 2,2 आया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, तो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है, जो एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है दैट इज योर 2, और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है दैट इज योर वाई। तो यानी जो x की जो जहाँ पे जो इंटरसेक्शन कर रहा है तो उसका वैल्यू मेरा क्या होगा, x का वैल्यू कितना होगा मेरा 2, यानी x = 2 होगा एंड y = 2 आंसर होगा। क्या ये सोल्यूशन मेरा सही है कि नहीं, हम वेरीफाई करना चाहते हैं। आप ये काम करो कि x की जगह पर इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट करो, y की जगह पर आपने 2 पुट करो और देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि देख लो यहाँ पे। तो 2 × 2 + 2 यानी 4 + 2 - 6, ये तो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना मेरा, तो यानी जो आंसर मेरा है वो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 का और भी 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप करना, बन जाएगा, वेरी सिंपल है। ये इतना आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए हम देखते हैं। बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। आइए देखते हैं। रेक्टेंगुलर क्या होता है, दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। सपोज हमने मान लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है एंड दिस इज योर ब्रेथ बी। ये बोला कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B। अब क्वेश्चन बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आधा, तो आधा करेंगे तो मेरा पेरीमीटर जो हो जाएगा वो L + B = P, और L + B जो है मेरा लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर सॉरी। यानी सबसे पहले हमको ये निकालना है कि इसका जो लेंथ का क्या होगा और ब्रेथ का क्या होगा, ये हमको बताना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को हम समझने के बाद उसको अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले बोला कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी जो पेरीमीटर का जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो आधा जो है
हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो पहले एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोला है कि पेरीमीटर को आधा कर दो, तो हमने आधा कर दिया, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P = L + B। तो पहले तो सबसे पहले हमको कि वेरिएबल तो हमको पता नहीं है ना कि लेंथ का कितना है और ब्रेथ का कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन का हमने मान लिया x मीटर है सपोज, और द विड्थ ऑफ द गार्डन इज y। तो मेरा जो पहला जो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या होगा, यानी जो गार्डन का लेंथ और विड्थ दोनों मिलके मेरा कितना है 36 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी आपको बोल रहा है कि जो लेंथ जो है यानी L लेंथ जो है, ये पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन, वेयर द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ जो है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगा, जब ब्रेथ = 4 हो जाए, प्लस है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि लेंथ इज है 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी विड्थ से 4 बड़ा है, यानी मोर मैंने होता प्लस, यानी ठीक है, यानी 4 गुना हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी विड्थ से वो 4 क्या है, बड़ा है। तो हमने लेंथ को हमने क्या माना है, x, उसके बाद से हमने ब्रेथ को क्या माना है, b को हमने क्या माना है, y, और +4 कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब इस डायमेंशन ऑफ गार्डन की आप बताओ कि इसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तो हम अलजेब्रिक मेथड तो पढ़े नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। किससे करेंगे, ग्राफ की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व। पहला, अगर सपोज x = हमने 16 रख दिया, x = हमने 16 रख दिया, तो 36 - 16, सॉरी हमने x = 20 रख देते हैं, सही रहेगा। चलिए x = हमने 20 रख दिया, तो x = आपने 20 रखा है, तो 20 + y = 36। तो व्हाट इज y, 36 - 20 = 16, यानी x = आपने 20 पुट किया, अगर x = आपने 20 पुट किया, x = आपने 20 पुट किया, तो y की वैल्यू मेरा 16 है। अगर y = आपने x = 20 पुट कर दिया, अगर y = हमने 20 पुट कर दिया, y = 20, तो देन x = 16। अगर y की वैल्यू हमने 20 पुट किया, तो x की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 16 आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब चाहो तो इसमें रख के भी चेक कर लेना, बहुत सिंपल है। हमने पूरा एक एक चीज़ हमने रख के बता रहे हैं कि ताकि आपको सिंप्लीफाई करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जिसको अगर कुछ भी नहीं आता है ना, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, अगर यहाँ से भी अगर पढ़ना चालू करें तो पूरा सीख जाएगा, मेरा गारंटी है। बस उसके लिए आपको क्या करना, मेहनत की ज़रूरत है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मेहनत करेंगे, क्वेश्चन को आप बार बार सोचेंगे, क्वेश्चन को बार बार आप पढ़ेंगे, तो क्या होगा, माइंड मेरा एक्टिव मोड में आता है। क्या होता है कि बच्चे सब, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सोचता नहीं है सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्वेश्चन के अंदर सारा हमको डायरेक्शन दिया रहता है कि हमको क्वेश्चन को कैसे हमको आगे बढ़ना है। वो कब आएगा आपको माइंड में एक्टिव, कब आएगा आपका माइंड में आइडिया, जब आप बार बार एक ही क्वेश्चन को सोचोगे, बनाओगे। एक क्वेश्चन को 10 तरह से बनाओ, सोचो, समझो, उसके बाद अप्लाई करो, तो क्या होता है, माइंड जो होता है मेरा सोचने लगता है। क्योंकि आप लोग कभी सोचे नहीं ना,
अब आप सोचिएगा, क्वेश्चन आप बनाइएगा, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो माइंड क्या होगा, माइंड दौड़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हर सिचुएशन को माइंड हैंडल कर लेता है। वो कब होगा, जब घर पे जाके 2 घंटा 3 घंटा मैथ का बुक पढ़ेंगे तब होगा। आज हम लेक्चर दिए, सारा क्वेश्चन बनवा रहे हैं एनसीईआरटी का। आपको जाके घर पे जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं या जो जो हम बता दिए उसको भी आप खुद से बनाइए। नहीं आता है तो आप हेल्प लीजिए, फिर से आप सोचिए, कॉपी से हेल्प लीजिए। नहीं आ रहा कॉपी से तो मेरे से कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा क्यों नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कब करिएगा, जब घर पे जाके आपको 2-3 घंटा पढ़िएगा, तब जाके आपको प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन मैंने मैथ में बिना प्रैक्टिस का हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। कितना आप यूट्यूब पर लाखों वीडियो पढ़े हैं, सब पढ़ाता है, सब अनअकैडमी बहुत सारे हैं सब, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। खुद से आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए ना कि आप सपोज अगर हम एग्जांपल मैं आपको दूं, गाड़ी अगर आपको सीखना है तो आपको ड्राइवर बता देगा कि ठीक है ऐसे चलाओ, ये स्टीयरिंग में होता है, ऐसे बैक गियर लगाते हैं, फ्रंट गियर ये लगाते हैं, दिस टाइप, जो भी आपको पूरा समझा देगा, आप पूरा समझ गया। लेकिन आप गाड़ी को कब सीखिएगा, जब आप खुद से चलाइएगा। तो मैथमेटिक्स में भी वैसे ही होता है, जब आप खुद से जब क्वेश्चन को आप बनाओगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा तब आप और मेहनत करोगे। एक समय ऐसे आएगा कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो आप हैंडल कर लोगे आप, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव हो चुका है। आइए क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर y की वैल्यू हमने 0 रख दिया, सपोज y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए अगर y की वैल्यू हमने 0 रखा ना तो x की वैल्यू मेरा 4 हो गया। अगर y के वैल्यू हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया, y की वैल्यू अगर हमने 4 रख दिया तो x की वैल्यू में कितना होगा, 4 + 4 यानी x इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगा। अब मेरा कोऑर्डिनेट मिल चुका। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ हमको रिप्रेजेंट करना है, और उस ग्राफ से हमको क्या लेना है, सॉल्यूशन पता करना है। आइए बनाते हैं ग्राफ कैसे। इसको मिटा देते हैं, देखिए कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। चार 8 12 16 20 16 20 24। पहला 20 को मैं x इक्वल टू 20 चले जाओ, y इक्वल टू 16। अब दोनों को मिलाओ, कहाँ x इक्वल टू 20, पहला पॉइंट मेरा मिल गया।
x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16। दूसरा है x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 20। x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 20। दूसरा मेरा x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। पहले इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, इससे ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ जो है मेरा करीब करीब ऐसे जाना चाहिए। ये जो मेरा ग्राफ जो होगा वो किसका होगा? दूसरा इक्वेशन x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 के, और ये जो आपका ग्राफ जो होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब देखिए हमने बताया था कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा ना। तो आप देखो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यानी x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16, आराम से आ गया 36। यानी ये देखो कैसे होगा, यानी x एक्सिस पे जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हुआ यहाँ परपेंडिकुलर कर दो, और y एक्सिस से आप क्या करो 16 कर दो। तो आप देखोगे गौर से देखोगे तो x इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर x इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 16। ये दिस इज माय आंसर। यानी x हमने क्या माना है, x माना है हमने क्या, लेंथ ऑफ गार्डन, यानी गार्डन का जो लेंथ जो था, यानी जो हम रेक्टेंगल बनाए थे पहले शुरू में, ये जो रेक्टेंगल बनाए थे ना ABCD, तो आपका जो लेंथ जो आएगा वो आएगा कितना 20 मीटर, और ब्रेथ जो हमने ब्रेथ को क्या माना है, विड्थ को कितना माना y, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 60, और दोनों का जो सम मेरा आ जाना चाहिए 36 आना चाहिए। बिल्कुल मेरा सही है। आप चाहो इसे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बोला है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट
द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्मेट। यानी आपको से ये क्वेश्चन पूछा है कि एक आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया है, दूसरी आपको लीनियर इक्वेशन में बताना है अपने खुद से, और उसमें ये बताना है कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इंटरसेक्टिव लाइन का भी होगा, पैरेलल लाइन का होगा और कोइंसिडेंट लाइन, एक की लाइन दूसरे लाइन पे क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको याद होगा तो हमने बताया था कि जब ग्राफ पढ़ा रहे थे तो ग्राफ में हम आपको पिछले लेक्चर में आज भी बताए हैं कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल कब होंगे, जब दोनों की एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। आइए हम लिखते हैं 4x + 9y -16 मत लीजिए। अब देखिए ये इक्वेशन को जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, देखो 2/4 3/9, यानी ये हो जाएगा 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 1/3। यानी ये कब कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के। ये अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है कोई सा भी इक्वेशन सपोज, तो वो क्या होगा, वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पे क्या करेंगे, मेरा इंटरसेक्ट करेगा। यानी एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन जो होगा एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे कहीं ना कहीं। जो काटेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। बच्चों समझ में आ गया। देखिए लेकिन ये जो हम अपने मन से इक्वेशन लिख रहे हैं ना, अगर आप चाहो तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिखे वही होगा। ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा आंसर। किसी का भी दूसरा इक्वेशन हो सकता है, कोई चाहता तो यहाँ पे 12 भी लिख सकता था, 11 भी लिख सकता, कोई सा भी इक्वेशन बना सकता था। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम लिखे वही है। यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट मेरा जो आंसर क्या होगा, मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये अगर कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो हमको बोल दें कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पे हमको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, बार बार समझाते आ रहे हैं कि उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंस। यानी कॉन्सिस्टेंट करने का मतलब ये है कि कॉन्सिस्टेंस हम उसको बोलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर जिस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंस, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो। समझ में आ गया। अब देखिए पैरेलल लाइन, यहाँ पे हम लिख दिया 4x + 6y। अब यहाँ पे कंडीशन देखो 2/4 1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 -8/-10। ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/2, ये माइनस नहीं करेगा तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5। यानी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 4/2। हम आपको बताए थे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करता है कोई सा भी इक्वेशन, अगर a1/a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो हम बताए थे, हम आपको कंडीशन ये बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे सोल्यूशन क्यों नहीं होगा। हम बार बार बता रहे हैं, कल से हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट भी वीडियो में बोले, आज भी बोले, क्योंकि जब एक लाइन दूसरे लाइन के जब पैरेलल होगी, जब समांतर रेखा होगी, तो ये तो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर अगर इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट। ये तो इनकॉन्सिस्टेंट है ना, यानी इसका सोल्यूशन कुछ होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये तो कहीं पे जाके इधर कट ही नहीं करेगा ना ग्राफ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे,
इनकॉन्सिस्टेंस, और इसी को हम बोलेंगे पार्लर लाइन। ये होगा ग्राफ का, क्या होगा, पार्लर, इसका सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन। अब आते हैं वो इंसिडेंट का, वेरी सिंपल, 4x 6y 16 A1/A2 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6। हम यहाँ पे A1 A2 B1 B2 ये सब नहीं लिख रहे। आप इसमें आप एग्जामिनेशन में जब आपको मिलेगा क्वेश्चन तो आप लिखना वहाँ पे कि A1 इज इक्वल्स टू 2, B1 इज इक्वल्स टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू -2 -c एंड A2 इज इक्वल टू 4। ऐसे आप लिख लेना, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। बट हम ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले, इसलिए हम बार बार नहीं सोच रहे रिपीट नहीं करें। इसीलिए हम टाइम बचाने के लिए हम नहीं लिख रहे A1 A2 सब नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। आइए देखते हैं। ये आपका होगा -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 1 2, ये 1 2, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर कोई सा भी इक्वेशन अगर वो सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या देगा वो, मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों देगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर कोइंसाइड कर गए। ठीक है, जब कोइंसाइड कर जाएगा तो आपको पता है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिल के बनते हैं। तो उस इनफाइनाइट नंबर एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन उसी पर कोइंसाइड कर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा ना, हमको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेगा। तो उसी को हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। आ गया बच्चों समझ में, इसको नोट कर ले। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी के, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लास्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस शेडेड रीजन ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। आपको ये पता करना है कि जो वर्टेक्स पॉइंट पे जो ट्रायंगल पे बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। आइए देखते हैं। x और y, आपने सपोज x इक्वल टू आपने 0 रखा, x इक्वल टू आपने 0 रखा तो +1 तो y की वैल्यू 1 आ गया। अगर x इक्वल टू आपने 1 रखा तो y इक्वल टू आपकी वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। 1 + 1 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 2। दूसरा आप इक्वेशन देखिए, दूसरा मेरा इक्वेशन क्या है, x - 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12 इक्वल टू 12। ठीक है, अगर आपने 4 पुट कर दिया x की जगह पे, तो x की जगह पर आपने 4 पुट कर दिया 12, तो y इक्वल टू 12 - 0 आ गया। अगर आपने x की जगह पर आपने 4 पुट किया, x की जगह पर 4 3 12, तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर x की जगह पर आपने 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 6 आएगी। आइए इसके ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास वैल्यू निकल गया, वन 2 3 4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 5 माइनस पहला मेरा कोऑर्डिनेट 0,1, एक्स एक्सिस पे हमने 0 किया, वाई एक्सिस पे 1। पहला जो मेरा कोऑर्डिनेट है 0,1। दूसरा हमने क्या, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 2। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 2। ये आ गया ग्राफ। ये आपका ग्राफ निकला x माइनस वाई प्लस 1 इजक्वल टू 0। दूसरा मेरा क्या है, x इजक्वल टू 4, वाई इजक्वल टू 0। x इजक्वल टू 4, वाई इजक्वल टू 0। मान लो ये सी पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट 4,0। डी कितना है, 0,6। x एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस इज प्लस। ये जो मेरा ग्राफ आया वो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप, तो x एक्सिस कितना पर कट कर रहा है, 2 पे, और ये कितना पर कट कर रहा है, 3 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2,3। सपोज हमने मान लिया p। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो 2 3 प्लस 1 1 3, ये सेटिस्फाई तो कर रहा है। दूसरा 3 इंटू, दूसरा इक्वेशन चेक कर लेते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3 इंटू वाट इज योर x, 2 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। सही, ये सेटिस्फाई करता है, यानी जो मेरा आंसर आया वो बिल्कुल सही है, 2 और 3 हो गया। ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस कितना हो गया, -1,0, -1,0। और आपका ये क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस साइडेड रीजन ऑफ ट्रायंगल रीजन। ये मेरा साइडेड रीजन है। देखिए यहाँ पे हम लोग NCERT 3.2 पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आपका बाकी नहीं है, सारा क्वेश्चन हमने बना दिया। अब घर पे जाके ईमानदारी से आप क्वेश्चन सॉल्व करना, बन जाएगा पूरा क्वेश्चन। हाँ, जो MU के एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं, जामिया, BHU, JNU, जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझना। कॉन्सेप्ट समझ लिया आप, तो आप हर क्वेश्चन बना लोगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे, कुछ नहीं होने वाला मैथमेटिक्स में। तो कॉन्सेप्ट सीखो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, विदाउट कॉन्सेप्ट आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो प्लीज़, हम लोग पूरा कंटेंट हम दे दिए हैं, अब जाके घर से ईमानदारी पर आप मेहनत करना और क्वेश्चन बनाना। सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको बाकी नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। अब कोई RD शर्मा उठाना, कैसे सीना निकालना, आपका सब तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, बस आपको ऑपरेशन आना चाहिए ना, ऑपरेशन करना आना चाहिए। सिंप्लीफाई तो खुद से आप ही करोगे ना, तो वो तो आना चाहिए आपको।
यहाँ तक NCERT 3.2 को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, पूरा क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट हम लोग का जो अगला जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद ये तीनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपका चैप्टर फिनिश होगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ आप लोग शेयर और लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि पता चल जाए कि जमाल मैथमेटिक्स सेंटर जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।